हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है पार्ट 3 8th क्लास साइंस के सेकेंड चैप्टर द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आइज का। और हम थे पेज नंबर 18 पर, जहां नेक्स्ट टॉपिक है हाउ आर वी कनेक्टेड टू माइक्रोब्स। हम माइक्रोब से कैसे कनेक्टेड है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं। सो कैन वी फाइंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन अदर प्लेसेस टू। दो जगहों पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमने देखा, एक पॉन्ड यानी कि तालाब के पानी में, दूसरा मिट्टी में। क्वेश्चन है कि क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दूसरी जगहों पर भी मिलते हैं, इसके बारे में डिस्कशन हम करेंगे। हैव यू एवर सीन अ लेमन, टमेटो, ऑरेंज और एनी अदर फूड आइटम रॉट आफ्टर बीइंग लेफ्ट आउटसाइड फॉर सम टाइम। कई बार आपने देखा होगा किचन में जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स या खाने की कोई भी चीज़ कुछ टाइम के लिए अगर आप उसको बाहर रख दो तो वो खराब हो जाती है। अगर देखा है तो यू मे हैव नोटिस्ड, आपने नोटिस किया होगा, एक पाउडरी या फिर कॉटन लाइक ग्रोथ ऑन देम। उनके ऊपर ऐसा पाउडर जैसा या फिर कॉटन जैसा स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, जैसे यहाँ पर इन स्ट्रॉबेरीज के ऊपर आप देख रहे हैं। दिस हैपन्स, अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे हैव बीन इन्फेक्टेड बाई माइक्रोब्स, क्योंकि माइक्रोब्स ने उनको खराब कर दिया है। बट वेयर डिड दीज माइक्रोब्स कम फ्रॉम? अब ये माइक्रोब्स आए कहाँ से? माइक्रोब्स तो हमने देखा था स्टेगनेंट वाटर, रुके हुए पानी में थे, मिट्टी के अंदर थे। हमारे किचन में खाना रखा हुआ है, ना तो वो मिट्टी के कांटेक्ट में आया ना पानी के कांटेक्ट में आया। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड के कांटेक्ट में कैसे आए, वहाँ तक कैसे पहुँचे? दिस हैपन्स, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी फाउंड एवरीवेयर। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पानी में या मिट्टी में ही है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह होते हैं, चाहे वो पानी हो, मिट्टी हो, हवा हो, इवन फूड आइटम्स के अंदर भी। तो आपका जो खाना है वो हवा के कांटेक्ट में तो है ही, हवा में बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, वो कांटेक्ट में आते हैं फूड के और धीरे धीरे टाइम के साथ उसको रॉट कर देते हैं। अब देखो, एक लड़की यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछती है, बट वाई डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट इन्फेक्ट द पिकल्स एंड मुरब्बाज। आप कहते हैं कुछ टाइम के लिए खाने को बाहर रखो तो वो खराब हो जाता है, लेकिन अचार तो हम सालों साल चलाते हैं, तो अचार और मुरब्बाज क्यों खराब नहीं होते? तो रीज़न है, दिस इज़ बिकॉज यू ऐड मैनी स्पाइसेस विद सॉल्ट और शुगर टू इट। क्योंकि आप बहुत सारे स्पाइसेस मसाले डालते हैं पिकल्स में, सॉल्ट या फिर शुगर, चीनी के साथ। मुरब्बाज में चीनी होगी, पिकल में बहुत सारा सॉल्ट, नमक होता है, जो प्रिजर्वेटिव्स की तरह एक्ट करता है, यानी कि खाने को प्रिजर्व करता है, उसको खराब नहीं होने देता। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और शुगर डू नॉट अलाउ दीज ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो ऑन देम। जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट या शुगर होता है तो वो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो नहीं होने देता है। ओके, यही रीज़न है कि पिकल्स और मुरब्बाज जल्दी खराब नहीं होते हैं। Now you can use a microscope to explore surfaces of leaves, stems, roots. आप एक पत्ती लेंगे, एक इस तरह की इन्फेक्टेड लीफ ले लीजिए, इसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आसानी से आपको मिल जाएंगे। इसको माइक्रोस्कोप में जब आप देखेंगे तो देखो, माइक्रोस्कोप से ये लीफ कुछ ऐसी दिखाई दी। इसके अंदर आप देखेंगे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्होंने उस लीफ को खराब किया है। फिर अगर आप एक स्टेम को देखें तो वहाँ पर भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे। ये एक स्टेम है, जिस तरह का, अगर कोई स्टेम का एक पीस आप लेते हैं, उसको अगर आप देखें माइक्रोस्कोप से तो कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। फिर रूट को अगर आप देखें तो वो ऐसी दिखेगी। कहने का मतलब है हर पार्ट में आपको माइक्रोब्स मिलेंगे। या फिर कोई दूसरा पार्ट भी आप ले सकते हैं, फ्लावर ले लीजिए, फ्रूट ले लीजिए। सो लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स के जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो शो ग्रेट डाइवर्सिटी। जैसे बहुत तरह के प्लांट्स हैं आपके आसपास, बहुत तरह के जानवर हैं, इंसेक्ट्स हैं, वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी डाइवर्सिटी होती है, वो भी बहुत तरह के होते हैं। सम ऑफ देम कैन इवन बी फाउंड इन एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस। कुछ तो उनमें से एक्सट्रीम क्लाइमेट में आपको मिलेंगे, जैसे कि हॉट वाटर स्प्रिंग्स। हॉट वाटर स्प्रिंग आप जानते होंगे, धरती के अंदर से ग्राउंड वाटर बाहर आता है जो कि बहुत गर्म होता है। देखो, ये होता है हॉट वाटर स्प्रिंग। तो साइंटिस्ट ने जब इसका पानी लिया और उसको माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्होंने पाया कि इसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, इतने गर्म पानी में भी।
तो ये ऐसा नहीं है कि कहीं पर मॉडरेट टेम्परेचर है वहीं पर ही होंगे, बहुत गर्मी में भी हो सकते हैं, जैसे हॉट वाटर स्प्रिंग के पानी में मिलते हैं। एंड स्नो कोल्ड जोन्स, उन वहाँ पर भी मिलते हैं जहाँ बिल्कुल ठंड होती है, बर्फ से ढके हुए जो जोन्स हैं वहाँ भी माइक्रोब्स मिलते हैं। वो अलग तरह के होते हैं ऑब्वियसली, और मॉडरेट टेम्परेचर्स में तो मिलते ही है। नाउ यू ऑलरेडी नो, आप पहले ही जानते हैं दैट सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इनसाइड आवर बॉडीज। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के अंदर भी रहते हैं, स्पेशली इन आर गट, स्पेशली जो हमारा फूड को डाइजेशन करने का सिस्टम है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसको हम गट कहते हैं। देखो ये, ठीक है। तो स्टमक में भी कुछ मिलेंगे आपको, इंटेस्टाइन में तो होते ही हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो स्पेशली हमारे गट में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के अंदर ही रहते हैं। आपने पढ़ा है चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स, 7th क्लास क्यूरियोसिटी की बुक में ये चैप्टर था, कि हमारे इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स की तरह ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी अलग अलग शेप्स के, साइज और स्ट्रक्चर के होते हैं, जैसे कि आपने टेबल 2.1 और 2.2 में ऑब्जर्व किया था कि उनके डिफरेंट शेप्स थी। कुछ स्फेरिकल थे, गोल थे, कुछ रॉड की शेप के थे, कुछ की रेगुलर शेप थी, वो अपनी शेप को चेंज भी करते रहते थे। देखो ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपने देखे थे। तो आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि सभी एक जैसे होते हैं, उनमें भी बहुत वैरायटी है, डिफरेंट शेप्स होती है, साइज अलग अलग होता है, स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होता है। ओके, नाउ हाउ डज द डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले अ रोल इन आवर डेली लाइफ। जो इतने तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो डाइवर्सिटी है वो हमारी डेली लाइफ में क्या रोल प्ले करती है, या वो कैसे हेल्प करते हैं एनवायरनमेंट को क्लीन करने में। अब यहाँ पर हम उस टॉपिक को देखेंगे। की प्लेयर्स इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की साफ सफाई में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कैसे, इसके लिए एक एक्टिविटी हम करते हैं, लेट अस डू। टेक एन एम्प्टी कंटेनर, एक खाली कंटेनर ले लीजिए, उसको आधे तक गार्डन सॉइल से भर लीजिए। फिर उसके अंदर आप कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल पील्स, छिलके डालेंगे कंटेनर में। उसके बाद फिर से एक लेयर आ जाएगी सॉइल की, और फिर उसको साइड में रख दीजिए। ये कंटेनर आपने लिया, नीचे मिट्टी डाली, उसके ऊपर से फ्रूट्स और वेजिटेबल पील्स, सब्जियों के, फलों के छिलके या जो भी आपका किचन वेस्ट होता है वो इसमें आप डालते रहेंगे। ऊपर एक और लेयर मिट्टी की डाल देंगे। आफ्टर 2 to 3 वीक्स, 2 से 3 हफ्ते के बाद चेंजेस क्या हुए हैं इसमें वो आपको ऑब्जर्व करना है। 2 से 3 हफ्तों के बाद आप देखेंगे जो फ्रूट और वेजिटेबल पील्स आपने डाले थे, जब आप निकालेंगे उनको तो वो इस तरह के दिखाई देंगे। कलर बिल्कुल चेंज हो चुका होगा, डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर के आपको दिखाई देंगे। और हो सकता है आपको इसके अंदर कुछ छोटे इंसेक्ट्स या वॉर्म्स भी मिल जाए। कहने का मतलब है कुछ टाइम के बाद जो वेजिटेबल पील्स हैं आपके, वो रॉट होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो कैसे, क्योंकि आपने नीचे क्या डाली थी, इसमें मिट्टी, और मिट्टी में हमने देखा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सो 2 से 3 हफ्ते के बाद आपने क्या चेंजेस ऑब्जर्व किए, हमने चेंजेस ऑब्जर्व किए कि उसका कलर चेंज हो गया है। नंबर 1, द कलर चेंजेस टू, पहले इसमें कलरफुल वेजिटेबल्स थी, ठीक है, बाद में कलर चेंज हो गया डार्क ब्राउन, ब्राउन और ब्लैक, ब्राउन एंड ब्लैक। ओके, और अगर आपको इंसेक्ट दिखाई दिए इसके अंदर, कुछ छोटे इंसेक्ट्स, तो वो भी आप लिख सकते हैं। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ द कंटेनर। कंटेनर में जो चीज़ें थी उनमें कुछ डिफरेंस आपको दिखा। बिल्कुल, पहले उसके अंदर फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल पील्स थे जिनके एकदम ब्राइट कलर्स थे, जो पीसेस थे वो भी काफ़ी हार्ड थे। लेकिन उसके 2-3 हफ्तों के बाद डार्क कलर हो गया, वो सॉफ्ट हो गए। जो आपके पील्स हैं उनकी कोई भी क्लियर शेप आपको नहीं दिखाई देंगी, वो लगभग मिट्टी के साथ मिल जाएंगे। ओके, यू मे फाइंड, आपने शायद ये पाया होगा, दैट पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव टर्न्ड इनटू डार्क कलर्ड मटेरियल। बिल्कुल, जो उनके पील्स हैं वो इस तरह का डार्क कलर्ड मटेरियल में बदल जाते हैं। दिस इज मैन्योर, इसे हम कहते हैं मैन्योर, हिंदी में कहते हैं खाद। खाद ऐसे ही बनती है, विच इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स, और इस खाद में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एंड हेल्प्स इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। अगर आप इस खाद को मिट्टी के अंदर डालेंगे
तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है, सॉइल को और ज़्यादा उपजाऊ बनाती है। ऐसी मिट्टी जिसमें मैन्योर खाद डला हो उसमें प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। ये कई बार आपने ये घर में भी आप बना सकते हैं। छोटी सी ऐसी खाली बास्केट ले लीजिए, उसके अंदर जितने भी चाहे वो लीव्स है या आपका जितना भी किचन वेस्ट है वो आप डालते जाइए, फिर उसको रख दीजिए कुछ टाइम तक के लिए। कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे ऐसा मटेरियल आपको मिलेगा। ये है मैन्योर, ओके, खाद। बट हाउ डिड द पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टर्न इनटू दिस मैन्योर? अब क्वेश्चन है कि वो जो छिलके थे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के वो मैन्योर बने कैसे? ये पूरी चीज़ इस तरह के सब्सटेंस में कैसे कन्वर्ट हो गई? एक्टिविटी 2.6 में आपने देखा था कि सॉइल में बहुत तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। पार्ट 2 की जो वीडियो है हमारी, उसमें हमने सॉइल किस तरह की दिखाई देती है माइक्रोस्कोप से देखने पर, वो देखा था हमने कि बहुत डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें आपको दिखते हैं। सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि फंगी है या फिर बैक्टीरिया है, ये पिक्चर्स भी है इनकी, ये फंगी है, फिर ये बैक्टीरियाज हैं। अब ये जो सॉइल के मिट्टी के अंदर होते हैं ये क्या करते हैं? एक्ट ऑन द प्लांट वेस्ट के ऊपर एक्ट करते हैं एंड स्लोली ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर। उसको तोड़ देते हैं सिंपल न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर में, न्यूट्रिएंट रिच खाद बना देते हैं उससे। यू मे हैव सीन गार्डनर्स, आपने माली को देखा होगा अपने स्कूल में या फिर आपके घर के आसपास कोई फील्ड है कि वो ड्राई लीव्स, सूखी पत्तियों को इकट्ठा करता है एंड सूखी पत्तियों को या प्लांट वेस्ट को, और उनको पिट्स, गड्ढों में डाल दिया जाता है। ये आपके स्कूल में भी ज़रूर होता होगा क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स होते हैं तो उनसे पत्तियां गिरती है, तो फॉलन लीव्स को, पत्तियों को वो इकट्ठा करते हैं और एक गड्ढे में डाल देते हैं। अब आप समझ गए कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो उन पत्तियों से क्या बनाते हैं? मैन्योर बनाते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमने बनाया था लीव से, ओके। और फिर वो मैन्योर काम आ जाता है, उसको जो गार्डन है उसमें स्प्रेड कर देते हैं, उससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। आर साइंटिफिक हेरिटेज, एंशियंट इंडियन टेक्स्ट पर्टिकुलरली द वेदास, हमारे जो पुराने ग्रंथ है स्पेशली वेद, उनमें आपको एक वर्ड की रेफरेंस मिलेगी जो वर्ड है कृमि, मतलब छोटे कीड़े, विच मीन्स डिफरेंट टाइनी एंटिटीज इंक्लूडिंग दृश्य, विजिबल एंड अदृश्य। कृमि का मतलब है स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसमें से कुछ दृश्य यानी कि दिखाई देते हैं और कुछ अदृश्य होते हैं, दिखाई नहीं देते। वेरियस वैदिक टेक्स्ट, बहुत सारे हमारे जो वैदिक टेक्स्ट हैं उनमें मेंशन किया गया है कि किस तरह से ये हमारे लिए बेनिफिशियल है या फिर कैसे हार्मफुल है। सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल नहीं होते हैं, कुछ बेनिफिशियल भी होते हैं। जैसे ये बेनिफिशियल है, इन्होंने गिरी हुई पत्तियों को क्या बना दिया? मैन्योर बना दिया। अथर्ववेद ऑल्सो रेफर्स टू कृमि, अथर्ववेद में भी आपको कृमि की रेफरेंस मिलती है। कहने का मतलब है ये बहुत रीसेंट स्टडी नहीं है कि हमें अभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता चला है। भारत में हमारे वेदों के समय से लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता था, जानकारी थी। नाउ इफ़ यू लुक अराउंड, अगर आप अपने आसपास देखें ध्यान से, आप देखेंगे डिकेइंग प्लांट्स एंड फॉलन लीव्स, कुछ प्लांट्स है जो मुरझा गए हैं या फिर पत्तियां नीचे गिरी हुई है। स्टोर्ड इन अ कंटेनर और लाइंग इन द गार्डन, आपने देखा होगा उनको कंटेनर में भर देते हैं या फिर गार्डन में वो पत्तियां ऐसी ही पड़ी रहती है। दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, लेकिन वो कुछ दिनों के बाद आपको दिखाई नहीं देती, गायब हो जाती है। उस कंटेनर के अंदर भी नहीं दिखेंगी या फिर अगर गिरी हुई पत्तियां हैं, किसी ने उनको साफ नहीं किया तो वहाँ पर भी नहीं दिखेंगी, वो मिट्टी में मिल जाती है। अब वो कैसे होता है? दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है, वो गायब क्यों होती हैं? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो हैं फॉलन लीव्स के, गिरी हुई पत्ती के अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को वो तोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में, जो जिसमें कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और वो इस प्रोसेस को हम डीकम्पोजिशन कहते हैं। और अगर जो कॉम्प्लेक्स सी पत्ती थी वो टूट गई, छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए उसके, और फिर उसको डीकम्पोज कर दिया, तो वो मिट्टी में आसानी से मिल सकती है। दीज न्यूट्रिएंट्स गो बैक टू द सॉइल, जब वो डिकम्पोज होने के बाद मिट्टी में मिल जाती है तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे सॉइल में, मिट्टी के अंदर चले जाते हैं एंड हेल्प प्लांट्स ग्रो बेटर, और उस मिट्टी में प्लांट्स बहुत अच्छे से उगते हैं। तो देखो क्या प्रोसेस है, पहले प्लांट्स की जड़ों ने
मिट्टी के अंदर से क्या लिए, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लिए, मिनरल्स लिए। उसके बाद प्लांट जब मुरझा गया या फिर सूख गया, उसकी पत्तियां गिर गई ज़मीन के ऊपर, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उन लीव्स को, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को डीकम्पोज कर दिया सिंपलर सब्सटेंसेस में। उन सिंपलर सब्सटेंसेस में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स थे। जब वो पत्ती डीकम्पोज होने के बाद वापस मिट्टी में मिल गई तो न्यूट्रिएंट्स फिर से मिट्टी के अंदर आ गए। ठीक है, ये प्रोसेस चलता रहता है। फिर उसमें प्लांट उगेंगे, फिर वो प्लांट मुरझाएगा, मिट्टी में मिलेंगी उसकी पत्तियां, फिर वापस से न्यूट्रिएंट्स मिट्टी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ओके। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो डिकम्पोजेज बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स। जंगल में अगर कोई जानवर मर गया तो क्या वो सालों साल ऐसे ही पड़ा रहता है वहाँ पर? नहीं, उसको भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डीकम्पोज कर देते हैं। उसको भी मतलब सिंपलर पार्ट्स में उसको ब्रेक करेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में, और फिर उसके उन पार्ट्स को मिट्टी में मिला देंगे। इसलिए माइक्रोब्स हेल्प करते हैं रिसाइकल द वेस्ट एंड रिटर्न इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स टू नेचर। वो वेस्ट को रिसाइकल करते हैं। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हो तो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा हमारी अर्थ के ऊपर, और वो जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उसको वापस नेचर में मिट्टी में लेकर आते हैं। मैन्योर फॉर्मेशन अकर्स एट ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड अप्रोप्रिएट मॉइस्चर लेवल। अभी जो मैन्योर खाद बनने का प्रोसेस है, जो डीकम्पोजिशन है, ये एक एवरेज टेम्परेचर, ऑप्टिमल टेम्परेचर पर होता है। बहुत गर्मी अगर कहीं पर है, लीव्स बिल्कुल सूखी हुई हैं, या बहुत ज़्यादा ठंड है, वहाँ पर डीकम्पोजिशन बहुत स्लो होता है या कई बार होता ही नहीं है। इसके लिए मॉइस्चर लेवल भी चाहिए। इसलिए कई बार क्या होता है, जब टीचर आपको कहेंगे ना खाद बनाने के लिए, तो वो ये कहेंगे जिस कंटेनर में आपने पत्तियां डाली है उसमें थोड़ा सा मिट्टी डालने के बाद पानी भी छिड़क दीजिए, क्योंकि मॉइस्चर जब मिलता है तो जो हमारे बैक्टीरियाज हैं वो ज़्यादा जल्दी बेटर तरीके से काम करते हैं। ओके, तो मैन्योर बनने के लिए एक ऑप्टिमल टेम्परेचर, उतना टेम्परेचर और बिल्कुल सही मॉइस्चर लेवल भी चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी में भी नहीं होगा, और बिल्कुल सूखी पत्तियां अगर कहीं पर आपने देखा होगा वो भी डीकम्पोज आसानी से नहीं होती है। थोड़ी सी बारिश अगर हो जाए तो फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक मॉइस्चर लेवल मिल जाता है, फिर वो पत्ती को जल्दी डीकम्पोज कर देते हैं। इजंट इट इंटरेस्टिंग? क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं है? अभी तक आप समझ गए होंगे कि बैक्टीरिया और कुछ जो फंगी है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ्स में। एंड गेस व्हाट, दीज हेल्पफुल बैक्टीरिया कैन ऑल्सो डीकम्पोज एनिमल वेस्ट्स लाइक डंग। कुछ एनिमल वेस्ट जैसे कि एनिमल्स का गोबर होता है उसको भी ये डीकम्पोज करते हैं। सो फ्रॉम एक्टिविटी 2.7 एक्टिविटी से आप ये कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिर्फ प्लांट ग्रोथ में ही हेल्प नहीं करते, वो एनवायरनमेंट को साफ भी रखते हैं, जो वेस्ट है उसका ब्रेक डाउन करके। ठीक है, प्लांट की ग्रोथ में कैसे हेल्प करते हैं? जो भी हमारे गिरी हुई पत्तियां हैं या फिर दूसरे डेड एनिमल्स हैं उनको डीकम्पोज करके न्यूट्रिएंट्स को वापस सॉइल में लेकर आते हैं, जिससे कि अच्छे से प्लांट ग्रो हो सके, और एनवायरनमेंट को साफ करते हैं वेस्ट को ब्रेक डाउन करके। नाउ थिंक what would have happened if microorganisms did not exist on earth। अब सोचिए कि क्या होता अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स धरती पर होते ही ना। तो महीनों में लाइफ खत्म हो जाती है धरती के ऊपर, क्योंकि जितने भी डेड प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो पाइल अप होते रहते। ठीक है, बढ़ते रहते डेड एनिमल्स, उनको कोई डिकम्पोज ही नहीं करता। उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल भी बिल्कुल ख़राब हो जाता, वो वापस सॉइल में आता ही नहीं। सारे प्लांट सॉइल से सिर्फ न्यूट्रिएंट्स लेते रहते, अगर वो वापस नहीं आया सॉइल में तो नए प्लांट्स ग्रो ही नहीं करते। ओके, तो लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती, कुछ दिनों के बाद ही लाइफ खत्म हो जाती अर्थ के ऊपर। नाउ अ स्टेप फर्दर, एक कदम आगे। माइक्रोब्स एज अ सोर्स ऑफ बायोगैस। माइक्रोब्स कैसे बायोगैस का एक सोर्स है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे बैक्टीरिया एंड फंगी जो ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में रहते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती। इनमें से कुछ बैक्टीरिया की हैव द एबिलिटी टू डिकम्पोज प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट और हाउस होल्ड वेस्ट वाटर। कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो प्लांट्स या एनिमल्स का जो वेस्ट है या एनवायरनमेंट में जो वेस्ट है या हाउस होल्ड वेस्ट वाटर को वो डीकम्पोज करते हैं, मतलब कि उनको ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर पार्ट्स में। ड्यूरिंग द प्रोसेस जब वो उनको ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, एनिमल वेस्ट है जैसे कि गोबर को हमने देखा, या घर का जितना भी वेस्ट वाटर है, जब वो उनको डीकम्पोज करते हैं तो वो रिलीज करते हैं अ मिक्सचर ऑफ गैसेस का एक मिक्सचर जिसे हम कहते हैं बायोगैस।
बायोगैस में प्राइमरली कार्बन डाइऑक्साइड और हाई प्रोपोर्शन ऑफ दूसरी गैसेज होती है, मीथेन। द गैस हैज़ बीन यूज्ड एज अ फ्यूल सोर्स फॉर कुकिंग। इस गैस को आप यूज़ कर सकते हैं खाना बनाने के लिए, हीटिंग के लिए, घर को गर्म रखने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, एंड इवन टू रन व्हीकल्स, इवन व्हीकल्स को चलाने के लिए। ये बनाते हैं कई जगहों पर, विलेजेस में जो लोग जानवरों को पालते हैं या जिनके घर में वेस्ट ज़्यादा होता है, वो एक बड़ा सा कंटेनर लेंगे, उसमें सारा वेस्ट डालते रहेंगे, उसके बाद उसको बंद कर देंगे बिल्कुल कुछ टाइम के लिए, कुछ मंथ्स के लिए। अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो होंगे, उसको ब्रेक करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, और ब्रेक डाउन के उस प्रोसेस में वो कुछ गैसेस भी रिलीज़ करते हैं। तो यहाँ पर वो एक पाइप लगा देते हैं और उस पाइप से जो गैस आती है उसको कनेक्ट कर देते हैं, मान लीजिए घर के गैस स्टोव से। तो जब भी उनको खाना बनाना होता है वो सिर्फ यहाँ से उसको चलाते हैं, ये इस गैस को यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। ओके, तो कहने का मतलब है माइक्रोब्स बायोगैस का भी एक सोर्स है, वो बायोगैस बनाने में भी हेल्प करता है। नाउ बी अ साइंटिस्ट। आनंद मोहन चक्रवर्ती, जिनका बर्थ हुआ था 1938 में, 2020 तक इन्होंने काम किया, वॉज ए साइंटिस्ट हु स्टडीड बैक्टीरिया। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा। इन 1971 ही डेवलप्ड अ स्पेशल बैक्टीरियम। बैक्टीरिया का सिंगुलर होता है बैक्टीरियम, एक होगा तो बैक्टीरियम, बहुत सारे होंगे तो बैक्टीरिया, ये आप याद रखेंगे। इसका प्लूरल है बैक्टीरिया। ओके, तो उन्होंने एक बैक्टीरिया, स्पेशल बैक्टीरिया डेवलप किया दैट कुड ब्रेक डाउन ऑयल स्पिल्स। ऑयल स्पिल बोलते हैं पानी के ऊपर जब तेल फैल जाता है, तो उसको वो ब्रेक डाउन कर सकता था, हेल्पिंग टू क्लीन द एनवायरमेंट, जिससे कि एनवायरमेंट साफ रहता। ऐसा अक्सर होता है, शिप जो कई बार ऑयल लेकर आते हैं तो समुद्र में ऑयल स्पिल होता है, जिससे जो बहुत हार्मफुल होता है फिश वगैरह के लिए। तो ऐसा बैक्टीरिया उन्होंने बनाया जो उस ऑयल स्पिल को ब्रेक डाउन करेगा। उनकी डिस्कवरी रिसीव्ड अ पेटेंट इन 1980। उसको एक पेटेंट मिला 1980 में, मतलब कि सिर्फ वो ही उसको यूज़ कर सकते थे। पेटेंट यानी कि लीगल राइट होना कि इस खोज पर, इस इन्वेंशन पर उनका राइट है। अच्छा, गिवन भी है, पेटेंट इज ए कॉपीराइट गिवन टू अ पर्सन सो दैट नो वन एल्स कैन कॉपी, यूज और सेल हिज और हर इन्वेंशन विदाउट परमिशन। पेटेंट क्या होता है? कॉपीराइट की तरह ही होता है, जो एक पर्सन को मिलता है कि जो काम उन्होंने किया है कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता या बिना उनकी परमिशन के उसको यूज नहीं कर सकता। His work showed how microorganisms could be used to solve environmental problems like pollution. उनके इस काम ने दिखाया कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे काम के हो सकते हैं, कैसे वो एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, एनवायरमेंट प्रॉब्लम जैसे कि पोल्यूशन। ही इज रिमेंबर्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू साइंस एंड फॉर प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट यूजिंग माइक्रोब्स। साइंस में उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा उसके लिए उनको याद किया जाता है, और किस तरह से माइक्रोब्स को उन्होंने यूज़ किया एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। व्हाट आर अदर प्रॉब्लम्स विच यू थिंक कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से सॉल्व किया जा सकता है? एक तो गार्बेज डिकम्पोजिशन, कचरा अगर बहुत ज़्यादा होता जाएगा तो पूरे वर्ल्ड में एक दिन गार्बेज ही हो जाएगा। तो गार्बेज को डिकम्पोज करते हैं माइक्रोब्स, उसमें वो हेल्प करते हैं, मेडिसिन बनाने में हेल्प करते हैं, दही बनाने में हेल्प करते हैं। ये सभी आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में। चलिए, हाउ डज द डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन आवर किचन? हमारी किचन में कैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में इतनी डाइवर्सिटी है ये हमें हेल्प करती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फूड, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब इसको हम समझेंगे एक एक्टिविटी के थ्रू। लेट अस परफॉर्म। 2 बोल्स आप लेंगे, ए और बी, ए बी, दोनों में ही 200 ग्राम फ्लावर, आटा या मैदा आप डालेंगे, एंड अ पिंच ऑफ शुगर, और एक चुटकी चीनी। नाउ इन बोल ए में स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर आपको ऐड करना है और उसको अच्छे से मिक्स करना है आटे के साथ। ड्राई यीस्ट पाउडर आपको आसानी से शॉप पर मिल जाएगा, आपकी किचन में भी मिल जाएगा। बोल बी में आप कोई भी यीस्ट ऐड नहीं करेंगे ताकि हम कंपेयर कर सके दोनों बोल्स के रिजल्ट को। ए में आपने यीस्ट ऐड किया, बी में नहीं किया। उसके बाद नीड द फ्लावर ऑफ 2 बोल्स, दोनों बोल्स में जो आटा है उसको गूंथ लीजिए गर्म पानी के साथ, जिससे कि एक सॉफ्ट डो, एक सॉफ्ट आटा बन जाए। कवर द डो विद डैम्प क्लोथ, गीले कपड़े से उसको कवर कर देंगे, एंड कीप इट इन अ वार्म प्लेस, वार्म प्लेस पर रखेंगे। अब दोनों बोल्स को आप ऑब्जर्व करेंगे 4 से 5 घंटे के बाद। तो देखो ये होगा
ये आटा है जिसमें आपने कुछ मिक्स नहीं किया था, मतलब यीस्ट नहीं मिक्स किया था। ये वो आटा होगा जिसमें आपने यीस्ट मिक्स किया था। तो आप देखेंगे जब आप यीस्ट मिक्स करते हैं डो में, द डो राइजेस, वो फूल जाता है, बहुत सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन जाता है, कुछ इस तरह से। ओके, नाउ डू यू फाइंड एनी चेंजेस इन द वॉल्यूम, स्मेल और टेक्सचर ऑफ द डो? तो देखो वॉल्यूम जो है उसका वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। स्मेल में आपको थोड़ी सी हल्की स्लाइटली सार यानी कि खट्टी सी स्मेल आएगी। और टेक्सचर की अगर हम बात करें तो डो जो है बहुत स्पॉन्जी होगा, फ्लफ़ी होगा, फ्लफ़ी टेक्सचर होगा उसका, सार स्मेल आएगी थोड़ी खट्टी, और वॉल्यूम उसका इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। ओके, ऐसे फूल जाएगा, बिल्कुल हो सकता है आपके बोल से बाहर ही आ जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो मतलब कि अभी प्रॉपर फर्मेंटेशन नहीं हुआ है, आप कुछ और टाइम के लिए डो को रख देंगे। फिर आप देखेंगे कि जो ए बोल में डो था जिसमें आपने ये स्टार्ट किया था, वो स्लाइटली आपको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखेगा, फ्लफ़ी हो जाएगा, उसकी स्मेल अलग होगी। जो डो आपने विदाउट ईस्ट नीड किया था, गूथा था, उसके कंपैरिजन में। नाउ व्हाई डज दिस हैपन? अब ऐसा क्यों हुआ? व्हाट इज़ द रोल ऑफ यीस्ट? यीस्ट का क्या रोल है इसमें? एंड व्हाई डिड वी ऐड शुगर एंड वार्म वाटर टू द फ्लावर? उस आटे में आपको कहा था ना कि शुगर भी डालिए और गर्म पानी भी डालिए, वो हमने क्यों डाला? तो देखिए ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यीस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जो आपने आटे के अंदर डाला था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो डो में जो शुगर और यीस्ट है, शुगर को यीस्ट अपने एज फूड यूज़ करता है, इसलिए उसमें चीनी भी डालना ज़रूरी है जिससे कि वो खाए और फिर अपना काम शुरू करे। और वार्म वाटर, गर्म पानी क्यों डाला? क्योंकि उसको काम करने के लिए एक हमने देखा था कि पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है। ऊपर आपने पढ़ा था ना कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वर्क करने के लिए एडिक्वेट टेम्परेचर चाहिए, तो इसलिए वार्म वाटर डाला, थोड़ा गर्म पानी हमने उसके अंदर डाला था। और जब यीस्ट काम कर रहा होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, और वही CO2 डो यानी कि हमारे जो आटा है उसके बीच में ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है, बाहर नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से जो डो है वो स्वेल हो जाता है। ओके, ब्रेड और पिज़्ज़ा या बंस बनाने में इसी प्रोसेस से हम उनको बनाते हैं, आटे में यीस्ट को ऐड करके। ओके, नाउ यीस्ट इज़ अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यीस्ट जो आपने डाला है आटे में वो एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बिलोंग करता है टू अ ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड फंगी। एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं फंगी, उसी का फंगी का एक, ये हमने पहले भी देखे थे, फंगी का ही एक टाइप है यीस्ट। यीस्ट ग्रो वेल इन वार्म कंडीशंस। यीस्ट बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं वार्म कंडीशन में, इसलिए हमने गर्म पानी वार्म वाटर से आटा बनाया था। आपने रिकॉल, आप याद करिए, जो 7th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स। दूसरे ऑर्गेनिज्म के जैसे ही यीस्ट भी रेस्पायर करते हैं, उन्हें भी सांस लेनी होती है, एंड ब्रेक्स डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फॉर देयर ग्रोथ, और वो भी फूड को ब्रेक डाउन करते हैं जिससे कि एनर्जी को रिलीज कर सके और ग्रो कर सके, एंड कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। और जैसे आपके लाइफ प्रोसेस होता है, खाना खाना, उसको डाइजेस्ट करना, सांस लेना, ऐसे वो भी सारे लाइफ प्रोसेसेस करते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस के दौरान जब वो शुगर को खा रहे हैं या फिर एनर्जी रिलीज कर रहे हैं या फिर रेस्पायर कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है विच फॉर्म बबल्स, जो बबल्स फॉर्म करती है, एंड मेक्स द डो सॉफ्ट एंड फ्लफी। उस वजह से जो आटा है हमारा बहुत सॉफ्ट और फ्लफी हो जाता है। नाउ ओके, यीस्ट ऑल्सो प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में यीस्ट थोड़े से अमाउंट में अल्कोहल भी प्रोड्यूस करता है जो कि डो को स्लाइटली डिफरेंट स्मेल देता है। इसलिए आप स्मेल करेंगे तो थोड़ा आपको जो स्मेल है अल्कोहल जैसी सार स्मेल आएगी। दिस स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ यीस्ट इज़ यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्रेड। इसी प्रोसेस, जो स्पेशल प्रॉपर्टी है यीस्ट की, इसी को यूज़ करके हम ब्रेड्स, केक्स और भी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। इन एडिशन टू यीस्ट के अलावा कुछ बैक्टीरिया है जैसे कि लैक्टोबैसिलस जो हेल्प करते हैं फर्मेंटेशन ऑफ बैटर फॉर मेकिंग इडली एंड डोसा। ये भी इडली और डोसा के बैटर को फर्मेंट करने में हमारी हेल्प करते हैं और जो भटूरे का डो बनता है उसको बनाने में। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे जो खाना बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। उसमें यीस्ट है, एक और आपने देखा लास्ट में जिसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, लैक्टोबैसिलस, जो इडली और डोसा या भटूरे का जो आटा होता है उसके बैटर के फर्मेंटेशन में हेल्प करता है। नाउ लेट अस प्रिपेयर। टेक 2 स्मॉल ग्लास बोल्स, 2 छोटे ग्लास बोल्स ले लीजिए, एक को ए नाम दीजिए, एक को बी। दोनों में लूप वार्म वाटर आपको डालना है, थोड़ा गुनगुना पानी, ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म। ए में और कोल्ड मिल्क डालना है, सॉरी मिल्क, लूक वार्म मिल्क, गुनगुना दूध ए में, और ठंडा दूध बिल्कुल बोल बी में। नाउ ऐड अ स्मॉल स्पूनफुल ऑफ कर्ड टू ईच बोल, दोनों बोल में 1 चम्मच आप कर्ड दही डाल दीजिए। इसमें गुनगुना दूध है, इसमें बिल्कुल ठंडा दूध है। दोनों में 1 चम्मच दही डाल दीजिए, मिक्स करिए स्पून से, कवर कर दीजिए दोनों को। बोल ए को वार्म प्लेस में रखिए, बॉल बी को ठंडी जगह पर रखिए, जैसे रेफ्रिजरेटर में। कुछ घंटों के बाद या ओवरनाइट, एक रात के बाद अगर आप देखेंगे, या आपने देखा भी होगा जब आपकी मदर दही जमाना चाहती है तो वो भी दूध को हल्का सा गर्म करती हैं। तो ऑब्वियसली ए जो बोल है उसमें जो मिल्क है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, बी में कोई चेंज नहीं होगा। ऑब्जर्व द चेंजेस इन ग्लास बोल्स, दोनों में आप चेंजेस ऑब्जर्व करिए। जो भी आपकी प्रेडिक्शन है वो टेबल ए में लिखिए। सो चेंज इन अपीयरेंस ऑफ मिल्क, दोनों में मिल्क की अपीयरेंस, प्रेडिक्शन और ऑब्जर्वेशन दोनों सेम ही होगी क्योंकि दही जमाते हुए हमने देखा है, तो हम सही बिल्कुल प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो दोनों में चेंजेस क्या होंगे? बोल ए में आप देखेंगे कि जो मिल्क है वो थिक हो गया है, सॉलिड हो गया है, यानी कि उससे दही बन गई है। तो अपीयरेंस में चेंज ये हुआ कि बोल ए में थिक एंड सॉलिड हो गया, और बोल बी में कोई चेंज नहीं हुआ, नो चेंज। नेक्स्ट इज चेंज इन कलर ऑफ द मिल्क, कलर में थोड़ा ऑफ वाइट हो जाएगा, क्रीमी कलर हो जाएगा उसका, क्रीमी कलर। एंड बोल बी में नो चेंज। पॉसिबल रीजन क्या है, ऐसा ए में क्यों हुआ, बी में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ए में जो वार्म टेम्परेचर है दूध का, या जहां पर आपने उस बोल को रखा है, उसकी हेल्प से बैक्टीरिया वहां पर ग्रो कर पाए। बी क्योंकि बिल्कुल ठंडा था तो इसलिए बैक्टीरिया ने वहां पर ग्रो नहीं किया, और जो मिल्क है वो कर्ड में कन्वर्ट नहीं हुआ। यानी कि बैक्टीरियाज को ग्रो करने के लिए एक मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है। तो रीज़न है बिकॉज वार्म टेम्परेचर हेल्प्स बैक्टीरिया ग्रो, सिंपल। ओके, नेक्स्ट। नाउ यू विल ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व करेंगे कि बोल ए में मिल्क दही बन जाता है कुछ घंटों के बाद, एंड बिकम, और थोड़ा सार, थोड़ा खट्टा भी हो जाता है, जो कि जो कर्ड है उसका टेस्ट होता है। जबकि बोल बी में मिल्क हैज़ नॉट कर्डल्ड, वो कर्ड में चेंज नहीं हुआ, बट इट माइट बी अ लिटिल सार, थोड़ा सार हो सकता है, वो हो जाए क्योंकि आपने उसमें दही डाली थी। डू यू नो वाई दिस हैपन्स, क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? द कर्ड कंटेन्स सेवरल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, दही में भी कुछ तरह की बैक्टीरिया होते हैं। वन ऑफ देम इज लैक्टोबैसिलस, उनमें से एक होता है लैक्टोबैसिलस, ये आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस। दिस बैक्टीरियम, ये जो बैक्टीरिया है, फीड्स ऑन द शुगर इन द मिल्क, मिल्क में जो शुगर है लैक्टोस, उस पर ये फीड करता है, उसको ये खाता है, मल्टीप्लाइज, कई गुना हो जाता है अपने आप में, एंड फर्मेंट्स द मिल्क टू फॉर्म कर्ड, फिर दूध को फर्मेंट करता है जिससे कि वो दही बन जाए। इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग अल्कोहल, यीस्ट जैसे अल्कोहल प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करने की बजाय ये प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड, जो दही को सार यानी कि खट्टा बनाता है। होपफुली ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। ये बैक्टीरिया सिर्फ वार्म कंडीशंस में ही ग्रो करता है, इसीलिए कर्ड फॉर्म हुई बोल ए में, बोल बी में नहीं। तो दही में लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कि क्या खाता है? शुगर, दूध में जो शुगर है लैक्टोज की फॉर्म में, उस पर वो फीड करता है, खाकर खुद को मल्टीप्लाई करेगा, मतलब एक लैक्टोबैसिलस से बहुत सारे बन जाएंगे और दूध को फर्मेंट कर देगा दही बनाने के लिए। ये अल्कोहल नहीं प्रोड्यूस करता, ये प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड, जिस वजह से दही खट्टी होती है। ओके, नाउ वी कैन कैटेगराइज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ की एक अलग कैटेगरी है, फंगी एक कैटेगरी है, उसमें बहुत सारे टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, बैक्टीरिया है, कुछ एल्गी है एंड मोर। सम बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम फॉर्म द स्वॉलन रीजन कॉल्ड नोड्यूल्स एंड लिव इन देम एज शोन इन फिगर 2.12।
कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं, उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम, जो कि ये नोड्यूल्स बनाता है। ये थोड़े से स्वोलन, एक सेकेंड, देखो रियल इमेज देखते हैं। ये है राइजोबियम। राइजोबियम कुछ स्वोलन रीजन्स बनाता है जिनको हम नोड्यूल कहते हैं। ये नोड्यूल्स दिख रहे हैं आपको, और ये इन नोड्यूल्स के अंदर ही, स्वोलन फूले हुए जो रीजन्स हैं उनके अंदर ही ये रहते हैं। नाउ रूट्स ऑफ सर्टेन लेग्यूम्स, लेग्यूम्स हम उन सीड्स को बोलते हैं, प्लांट के सीड्स को, जो पॉड के अंदर होते हैं, फलियों के अंदर होते हैं। जैसे मटर होता है, बीन्स, देखो कुछ लेग्यूम्स देख भी लेते हैं। देखो इन्हें कहते हैं लेग्यूम्स। बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि इनमें एक पीस मटर होते हैं। लेग्यूम्स मतलब जो बीज फली के अंदर से निकलते हैं, पॉड्स के अंदर से निकलते हैं, इस तरह से। ओके, इसमें फ्रेश पीस हो जाएंगे, फ्रेश बीन्स, पीनट्स, मूंगफली, सोयाबीन, ड्राई बीन्स, ड्राई पीस, चिक पीस, लेंटिल्स, जितने भी दालें हैं, ये लेग्यूम्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो इन लेग्यूम्स के जो रूट्स होते हैं, जैसे बीन्स, पीस, लेंटिल्स, हैव रूट नोड्यूल्स दैट कंटेन राइजोबियम बैक्टीरिया। आप इनमें से किसी भी प्लांट की रूट को उखाड़कर अगर देखेंगे तो इस तरह के नोड्यूल्स मिलेंगे आपको सभी में। उन नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन को ट्रैप करता है एयर से। देखो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, हायर क्लासेस में भी आप राइजोबियम के बारे में पढ़ेंगे। हवा में जो नाइट्रोजन है, सिर्फ एक ही तरह से वो नाइट्रोजन मिट्टी के अंदर आ सकती है, वो काम करते हैं राइजोबियम। तो ये एयर की नाइट्रोजन को ट्रैप करते हैं मिट्टी में, और फिर उसको यूजफुल बनाते हैं प्लांट्स के लिए। इसलिए कहा जाता है जो ज़मीन बंजर हो गई है उसमें कुछ टाइम के लिए दालें उगा देनी चाहिए, क्योंकि उनमें, उनके रूट्स में जो राइजोबियम होते हैं वो एयर से नाइट्रोजन को मिट्टी में ले आते हैं। फिर इससे प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं बिना केमिकल फर्टिलाइजर्स के। अगर किसी खेत में लेग्यूम्स उगे हैं तो उसके बाद जो फसल उगेगी वो बहुत अच्छी होगी बिना फर्टिलाइजर्स के भी। इसीलिए फार्मर्स लेग्यूम को ग्रो करते रहते हैं रोटेशन में विद अदर क्रॉप्स। दूसरी क्रॉप्स के साथ बार बार रोटेट करके वो लेग्यूम्स भी ग्रो करते हैं। ये नेचुरली नाइट्रोजन को इंक्रीज करती है सॉइल में। अदरवाइज हमें बहुत फर्टिलाइजर्स यूज़ करने पड़ते हैं नाइट्रोजन को बढ़ाने के लिए। एंड कीप इट हेल्दी फॉर द नेक्स्ट क्रॉप, और जो मिट्टी है उसको अगली क्रॉप के लिए हेल्दी बनाती है। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो कुछ टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली यहाँ तक चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।